हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम मनोविज्ञान की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान में जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम जो व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, उन्हीं तरीकों को कुछ विधियों के रूप में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहली विधि है आपकी अंतर्निरीक्षण विधि, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। उसके बाद दूसरी विधि है आपकी, पहले हम एक बार इनको जान लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें एक का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहली विधि जैसे मैंने बताया अंतर्निरीक्षण विधि, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरी विधि है हमारी प्रेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड। उसके बाद तीसरी विधि है आपकी प्रयोगात्मक विधि। ये काफी महत्वपूर्ण विधि है और इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट का अध्ययन करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साक्षात्कार विधि, जो कि आप पहले से भी परिचित होंगे। आपने देखा होगा टीवी में और न्यूज चैनल्स पे कि बहुत सारे रिपोर्टर्स सेलिब्रिटीज का या नेताओं का साक्षात्कार लेते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा। इसका भी अध्ययन करेंगे आगे। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर के मेथड से सामने वाले की व्यूज को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका केस अध्ययन विधि, या जिसे हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। तो ये आपके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो अब हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्निरीक्षण विधि की, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की वीडियोस देखे होंगे जनरल साइकोलॉजी के, उन्हें पता होगा कि हम अंतर्निरीक्षण विधि को पहले भी एक बार अध्ययन कर चुके हैं। और वो हमने कहाँ पे किया था, वो हमने किया था मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत। मनोविज्ञान के संप्रदाय में आपका पहला स्कूल क्या था, पहला संप्रदाय संरचनावाद। और संरचनावाद के अंतर्गत ही अंतर्निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था, वो भी किसके द्वारा, विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर के द्वारा अंतर्निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। क्योंकि जो संरचनावाद था उसका जो विषय वस्तु थी वो क्या था, चेतना की अनुभूति का अध्ययन करना। अब चेतना की अनुभूति को हम जानेंगे कैसे, तो उसी के लिए इन्होंने अंतर्निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, जिसे हम आत्म प्रेक्षण विधि या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में क्या था कि उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि वो एक प्रशिक्षित व्यक्तियों का टीम तैयार करते थे। मतलब इस विधि को अपनाने के लिए या इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अनुभूतियों को जानने के लिए पहले उस व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता था। उसको प्रशिक्षित किया जाता था कि वो कैसे अपने आप के बारे में जान सके, और फिर वह अपने अनुभवों को बताता था। लेकिन यह विधि उस थोड़े से समय तक के लिए यह सही रही, लेकिन उसके बाद यह विधि फेल हो गई। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसमें व्यक्ति अपने अनुभूतियों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जैसा कि मैंने एक बार क्लास में अपने स्टूडेंट से पूछा था, तो वो सिर्फ 2-4 शब्द ही बता सके, 2-4 चीजें ही अपने बारे में बता सके। बट जब मैंने उनसे बोला कि हाँ आप इस बारे में बताइए, आप इमोशनल है कि नहीं है, या आप को गुस्सा आता है कि नहीं आता है, फिर आप हेल्पफुल है कि नहीं है, तो वो बताने लगे कि हाँ सर ये भी क्वालिटी मेरे अंदर है, ये भी है, ये भी है। बट वो उससे पहले उनको दिमाग में आ ही नहीं रही थी वो चीजें। तो वही चीज है कि अंतर्निरीक्षण विधि में जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, जो अपने आप को जानने की कोशिश, उसमें व्यक्ति कई बार
अपनी बुराइयों के साथ साथ अपनी अच्छाइयों को भी छुपा ले जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होती है, वह उस समय उन चीजों को दिमाग में ला ही नहीं पाता है। इसी वजह से यह विधि फेल हो गई थी। लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो उनको हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज हम और भी स्टार्ट कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे मैंने टॉपिक बताया, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद ब खुद बनाएंगे, क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका जो माइंड का जो सोचने का दायरा है वो और बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैं पूछूं कि अंतर्निरीक्षण विधि से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अंतर्निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया? टिश्नर और वुंट ने। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम में आ सकता है, इसके ऑप्शंस आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इससे पूछा जाए तो क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन यह होगा कि अंतर्निरीक्षण विधि एक संप्रदाय से संबंधित है, उस संप्रदाय का नाम बताइए। तो कौन सा संप्रदाय है? वह है संरचनावाद। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको कमेंट में पूछेंगे और उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स भी उसमें आंसर देंगे। तो आगे हम देखते हैं, इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है? अंतर्निरीक्षण विधि, जिसे आत्म परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रतिपादन टिश्नर और वुंट द्वारा किया गया। ये वुंट वही है जिन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। उसके बाद इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? स्वयं की अनुभूतियों का पता लगाना। अब ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जो मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक विधि है, वह है आपकी प्रेक्षण विधि, या जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। प्रेक्षण विधि, जिसे हम अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। तो जो इस विधि का मेन पर्पस है या मेन उद्देश्य कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं, वह था व्यक्ति के व्यवहारों का या प्राणी के व्यवहारों का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना। वास्तविक परिस्थितियां, उससे मतलब है कि हम उसको एज इट इज अध्ययन कर, यानी इसमें हम व्यक्ति के व्यवहारों का प्राकृतिक रूप में अध्ययन करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा कि मान लीजिए हमें बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना है। हमें एक छोटा सा बच्चा है, उसके व्यवहार का अध्ययन करना है हमें। तो अब हम उसके व्यवहार को, अगर हम उसको अपने पास बुला के बिठा लें और अपने पास रखें, तो क्या वह अपना वास्तविक व्यवहार करेगा? मतलब जैसा वह अकेले में होता है तो फिर खेलता है, उछलता है, शरारतें करता है, क्या वैसा ही व्यवहार वो आपके बुलाने के बाद वह आपके पास बैठकर करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह, उसको पता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। तो वह पहली बात तो हो सकता है डर जाए। अगर नहीं भी डरता है तो अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा 6-7 साल का, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें फिर हम उसके वास्तविक व्यवहार को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए प्रेक्षण विधि में हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के व्यवहारों को वास्तविक परिस्थितियों में ही अध्ययन करते हैं। जैसे एक बच्चे का अध्ययन करना है, तो बच्चा अगर खेल रहा है तो हम दूर से ही उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं कि वो अगर खेल रहा है तो हम खड़े होकर देख रहे हैं कि हाँ, वो शरारत कर रहा है या कुछ क्रिएटिव चीजें कर रहा है। इससे क्या है कि बच्चे की जो वास्तविकता है वो प्रभावित नहीं हो रही है। वह जैसा खेलना चाह रहा है वैसा ही खेल रहा है। उसमें कोई, उसको ये नहीं पता है कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और इस वजह से वो अपना नेचुरल गेम खेलता है। समझ रहे हैं आप कि बच्चा है, बच्चे को अगर हम सच में उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम दूर से ही उसको प्रेक्षण विधि के द्वारा उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको अवलोकन करते हैं, दूर से उसको देखते हैं, उसके व्यवहार को हम
जानने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कि एक स्कूल में क्लास 6 के बच्चे हैं। अब क्लास 6 के बच्चों का हमें व्यवहार पता करना है कि वह कैसे हैं। तो अगर हम टीचर जाके वहां पे बैठ जाएगा, मान लीजिए आप उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आपको दिया गया है कि आप क्लास 6 के बच्चों के व्यवहारों का पता लगाइए कि उनके व्यवहार कैसे हैं, क्या वो सही से व्यवहार करते हैं या जब टीचर नहीं रहता तो आपस में लड़ाई करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं वो सारी चीजों का पता लगाना है। तो हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं? हम अब मान लीजिए एक तरीका है कि आप उसको दूर से ही देख रहे हैं। अब अगर टीचर वहां पे जाकर बैठ जाता है, टीचर बच्चों के बीच में बैठ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे, एकदम अच्छा बिहेव करेंगे। लेकिन टीचर नहीं है, टीचर कहीं अलग से उनके व्यवहारों को दूर से ही देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको उन बच्चों के वास्तविक व्यवहार के बारे में पता चलेगा। क्यों? क्योंकि तब बच्चों को भी पता है कि टीचर नहीं है और वो अपना वास्तविक व्यवहार दिखाएंगे, अपना एक दूसरे के साथ खेलेंगे, हो सकता है एक दूसरे के साथ मार पिटाई करें या कुछ भी कर सकते हैं वो अपना, और उस चीज को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या उस चीज को हम देख सकते हैं। तो प्रेक्षण भी में बहुत सारे कुछ तो प्रेक्षण विधि में कुछ स्टेप भी बताए गए हैं कि किस किस स्टेप में हम व्यक्ति के व्यवहार को या प्राणी के व्यवहार को हम अध्ययन करते हैं। पहले एक बार हम देखते हैं कि प्रेक्षण विधि के बारे में, कि प्रेक्षण विधि जिसे हम अवलोकन विधि के नाम से भी जानते हैं या निरीक्षण विधि, और इसका जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है व्यक्ति के व्यवहार का या प्राणी के व्यवहार का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन। वास्तविक परिस्थितियों मतलब मैंने जैसे भी बताया कि उसमें हम कुछ फेरबदल नहीं कर रहे हैं, ना ही उसमें हम कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, हम उसको केवल दूर से ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उसमें घुल मिलकर भी ऑब्जर्व करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेक्षण विधि के चरण की, यानी स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें जो सबसे पहला चरण है वो है आपका प्रेक्षण योजना, यानी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्ड। इसके अंतर्गत जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम पहले एक योजना बनाते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम आ रहा है, आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो तैयारी से पहले भी आप योजना बनाते हैं कि मुझे इतने दिन में ये चीज कवर करनी है, फिर इतने दिन ये चीज पढ़ना है, फिर इतने दिन बाद ये रिवीजन करना है। तो उसी तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसमें भी हम एक योजना बनाते हैं कि हमें वो व्यक्ति, वो समूह कौन सा है जिसका हमें अध्ययन करना है, वो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए और कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, वो सारी चीजें हम उस योजना के अंतर्गत देखते हैं। समझ में आया? इस सबसे पहले प्रेक्षण योजना होता है, उसके अंतर्गत हम सिंपल सा योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हमें प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना है। दूसरा जो आपका स्टेप है वो है व्यवहार का प्रेक्षण। यानी योजना बन गया कि हमें जाना है और क्लास 6 के स्टूडेंट्स का व्यवहार को अध्ययन करना है। अब क्या हो गया, हमने योजना बना लिया, ये सारी चीजें। अब हम पहुंच गए स्कूल में, एक विद्यालय हमने चुना और उस विद्यालय में हम पहुंच गए और हम क्लास 6 के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने लगे। अब उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। उसके भी दो टाइप्स होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के। एक होता है आपका पार्टिसिपेंट मेथड यानी सहभागी, और एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। उनका हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखिए कि हम फिर उनका क्या करते हैं, उनके व्यवहार को हम ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट मेथड यानी सहभागी तरीके से कर रहे हो या असहभागी तरीके से कर रहे हो। तो अब वो वहां पर हम उनके व्यवहार को देखते हैं, उसके बाद उनको अपना अवलोकन कर रहे हैं या उसको निरीक्षण कर रहे हैं या देख रहे हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। फिर जो अगला स्टेप है वहां वो है आपका व्यवहार का अंकन
यानी रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर। अब जैसे हमने उनके व्यवहार को देखा कि बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, तो अब हम कुछ एक सेट पैटर्न लेके आए कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो क्लास 6 के मान लीजिए हमारा जो एम है वो ये है कि क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो कक्षा में अध्यापक ना होने पर किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक लक्ष्य है कि ये चीज देखना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उनके व्यवहारों का आंकन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि टीचर नहीं है तो बच्चे उछल कूद मचा रहे हैं या शांत बैठे हुए हैं या अपना काम कर रहे हैं, वो सब हम उसको, जो ये आपका थर्ड स्टेप है व्यवहार का आंकन, उसमें हम क्या करते हैं, वो सारी चीजों को नोट करते हैं। ये सब नोट कर लिया, फिर उसके बाद जो आपका अगला स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप, वो है सारणीयन एवं विश्लेषण, यानी टेबुलेशन एंड एनालिसिस। यानी अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने क्या किया कि व्यवहार को उनके नोट कर लिया कि बच्चा टीचर नहीं थे क्लास में, तो वो कुछ बच्चे थे वो शांति से बैठे थे, कुछ बच्चे उछल कूद मचा रहे थे, कुछ बच्चे अपना काम कर रहे थे। तो आप क्या करेंगे, आप एक टेबल वाइज उसमें फिर क्या करते हैं, क्या किया गया ऑब्जर्वेशन मेथड में अगला स्टेप क्या होता है कि हम उनका टेबुलेशन करते हैं। मान लीजिए हम उसका टेबल बना दिए कि ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, जिसमें हमने क्या किया कि एक ग्रुप में उन बच्चों को रख लिया जो एकदम अपना काम कर रहे थे, जो अपना होमवर्क पूरा कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे। बी ग्रुप में ऐसे बच्चे जो चुपचाप शांत बैठे थे, मतलब पीसफुली बैठे थे वो। फिर सी ग्रुप में क्या था, वो क्या कर रहे थे, वो उछल कूद कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। तो हमने क्या किया, अब इसमें क्या है सारणीयन और विश्लेषण, यानी हम उसका टेबुलेशन कर दिए, उसको एक सारणी के रूप में तैयार कर दिया उनके व्यवहारों को। फिर विश्लेषण, अब सारणी के रूप में किस तरीके से उसको, फिर वहां पर हम उसका विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं एक विश्लेषण तैयार करते हैं। फिर उस विश्लेषण के या इस सारणी के आधार पर हम क्या करते हैं, उनके व्यवहारों की व्याख्या करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, सबसे पहले है आपका प्रेक्षण योजना। प्रेक्षण योजना में क्या है, हम एक तैयारी बनाते हैं कि कैसे हमें अपने प्रयोज्य के पास जाना है, मतलब जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके पास कैसे जाना है और उसकी तैयारी करते हैं। फिर दूसरा, हम उस समूह के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उस समूह के व्यवहार को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनको। तीसरा है आपका, उनके व्यवहारों को फिर हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद आपका आता है सारणीयन या टेबुलेशन। उसका हमें टेबल फॉर्म में, उनके जो व्यवहार है उसको हम एक टेबल फॉर्म में नोट करते हैं। फिर इसके बाद हम उस टेबल के आधार पर, उस सारणी के आधार पर उनके व्यवहार की व्याख्या करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप्स की, यानी प्रेक्षण विधि के प्रकार की। तो प्रेक्षण विधि में मूलतः दो प्रकार होते हैं, वो है आपके सहभागी प्रेक्षण विधि यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, और दूसरा है आपका असहभागी प्रेक्षण विधि या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सहभागी या पार्टिसिपेंट यानी हम पार्टिसिपेट करके व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं, उसका प्रेक्षण करते हैं। अब मान लीजिए एक ग्रुप है जिस 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों के ग्रुप का हमें व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट मेथड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस ग्रुप के पास जाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि आप हमें भी अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। बट मेन बात यहाँ पे कि हम अपनी पहचान को छुपाए रखते हैं, हम अपनी पहचान के बारे में नहीं बता रहे हैं कि हम आपका ऑब्जर्वेशन करने आए हैं, आपके व्यवहार को हम देखने आए हैं। बस हम ये कहते हैं कि आप हमें भी अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए, मैं भी शामिल होना चाह रहा हूँ। फिर उस ग्रुप में शामिल होते हुए हम उनके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनके व्यवहार को हम
नोट करते रहते हैं कि कौन किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। लेकिन इसकी एक कमी यह है कि कई बार जब हम किसी ग्रुप में शामिल होते हैं तो ग्रुप के कुछ व्यक्तियों के साथ हमारा लगाव बढ़ जाता है, हमारी आत्मीयता बढ़ जाती है, और फिर हम उनके कुछ जो मिसबिहेव रहते हैं या जो उनकी कुछ कमियां रहती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे आत्मीयता हो गई है, हमारी उनसे फ्रेंडशिप हो गई है, तो ये होता है कि चलो इसका एक पॉइंट बचा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये इसकी एक डिमेरिट हो गई। दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट या असहभागी प्रेक्षण विधि। इसमें हम उस ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम दूर से ही एक ऐसी जगह से जहां से हम उस ग्रुप को देख सकते हैं, उस ग्रुप के बिहेवियर को देख सकते हैं, लेकिन वह ग्रुप के सदस्य हमको नहीं देख सकते, तो ऐसी जगह से हम उनके व्यवहार को प्रेक्षण करते हैं, उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक मान लीजिए कि एक ग्रुप है, वो अपना फील्ड में खेल रहा है और पास में हम एक दीवार है उसके साइड में खड़े होकर उनके बिहेवियर्स को देख रहे हैं। या मान लीजिए एक हॉल है, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसकी मदद से, सीसीटीवी कैमरा की मदद से हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया नॉन पार्टिसिपेंट या असहभागी प्रेक्षण विधि। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, और अगली क्लास में हम बाकी जो आपके मेथड्स बचे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।